रेट ऑफ रिएक्शन के बाद एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, इक्वेशन ऑफ एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, यहाँ पर लिखा जा रहा है एवरेज रेट इक्वेशन। let any chemical reaction, let a chemical reaction A plus B equal to C plus D, then it represented by average rate equation। तो यहाँ पर आप क्या कहेंगे, R एवरेज ले लीजिए या dx by dt उसी को माना गया है। मीन्स क्या करेंगे, रिएक्टेंट है तो पहले साइन लगेगा निगेटिव, पीछे हमने सब कुछ बता चुके हैं। और यहाँ पर एवरेज की बात है तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए बाई कितना टाइम इंटरवल लगा, तो हम लोगों ने कहा डेल्टा टी लगा, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू, रिएक्टेंट है तो साइन कैसा आएगा नेगेटिव, यहाँ पर डेल्टा बी कंसंट्रेशन बाई यहाँ पर डेल्टा टी टाइम इंटरवल है, इज इक्वल टू प्रोडक्ट पी सी है और डी है। प्रोडक्ट में हमेशा कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा, तो हम लोग देखेंगे टाइम इंक्रीज करने के साथ कंसंट्रेशन इंक्रीज, तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी रेट की। यहाँ पर डेल्टा सी कंसंट्रेशन बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू, यहाँ आगे बढ़ा दीजिए, प्रोडक्ट में ही डी है तो डेल्टा डी कंसंट्रेशन बाई डेल्टा टी। आपको हमने बताया था कंसंट्रेशन है तो एक्टिव मास के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। एक्टिव मास का रिप्रेजेंटेशन क्या है, लार्ज ब्रैकेट। किसी को भी लार्ज ब्रैकेट के अंदर यदि हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे तो उसके एक्टिव मास को केमिस्ट्री में रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ये है इक्वेशन ऑफ एवरेज रेट। यहीं पर हम लोगों ने देखा कि इफ ए केमिकल रिएक्शन इज गिवन, नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, ए मोल ऑफ ए प्लस बी मोल ऑफ बी सब्सटेंस फॉर्म सी मोल ऑफ सी सब्सटेंस प्रोडक्ट एंड डी मोल ऑफ डी सब्सटेंस। ये है स्टैचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ए बी सी एंड डी आर स्टैचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टैचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, तो स्टैचियोमेट्रिक कोफिशिएंट यदि दिया हुआ है तो इससे हम लोग क्या करेंगे, रेट एवरेज रेट निकालने के लिए इस रेट इज डिवाइडेड बाय स्टैचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। मींस क्या लिखेंगे, आर एवरेज इज इक्वल टू, प्रत्येक कंपोनेंट को उसके स्टैचियोमेट्रिक कोफिशिएंट के साथ यदि हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे तो प्रत्येक का रेट क्या होता है, इक्वल होता चला जाता है। तो यहाँ पर हम रिएक्टेंट ले रहे हैं, माइनस वैल्यू के साथ आएगा 1 बाई ए, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए दैट इज डेल्टा ए कंसंट्रेशन बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस साइन, क्योंकि ये भी रिएक्टेंट है, 1 बाई बी कंसंट्रेशन डेल्टा बी कंसंट्रेशन बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू प्रोडक्ट पॉजिटिव साइन के साथ 1 बाई स्टैचियोमेट्रिक कोफिशिएंट स्मॉल सी डेल्टा सी कंसंट्रेशन बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू स्टैचियोमेट्रिक कोफिशिएंट डी, तो 1 बाई डी लिखेंगे और यहाँ पर डेल्टा डी कंसंट्रेशन बाई डेल्टा टी। इफ दिस चेंज इज मान्यूट, मान्यूट चेंज है तो एवरेज रेट की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस रेट। तो इंस्टेंटेनियस रेट इज इक्वल टू हम लोग लिखे चाहेंगे तो 1 बाई माइनस की साइन 1 बाई ए, यहाँ डेल्टा की जगह डी डिफरेंशियल फॉर्म मान्यूट के लिए है, तो डी ए कंसंट्रेशन बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस 1 बाई बी, डेल्टा की जगह डी लगाना है बस, तो बी कंसंट्रेशन बाई डी टी इज इक्वल टू 1 बाई सी, पॉजिटिव है क्योंकि प्रोडक्ट है, और यहाँ पर डी सी कंसंट्रेशन बाई डी टी इज इक्वल टू 1 बाई डी, डी कंसंट्रेशन बाई डी टी रिप्रेजेंट करें। रिप्रेजेंटेशन आ चुका होगा। हम लोगों ने एक केमिकल रिएक्शन दी है आपके लिए और कहा गया ये गिवन केमिकल रिएक्शन
रिप्रेजेंट इन एवरेज रेट इक्वेशन। तो यहाँ पर हमने एक रिएक्शन ली N2 प्लस 3H2 इक्वल टू 2NH3, कोई भी एक रिएक्शन मान लेते हैं। यहाँ पर 2NH3 लिखा है। एवरेज रेट निकालना है तो आप इसमें नहीं परेशान होंगे, इसका कंसंट्रेशन लिखना है तो ब्रैकेट में बंद कर देंगे, कंसंट्रेशन हो जाएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन। हम लोगों ने लिखा dx/dt, यही क्या है, एवरेज रेट है। तो यहाँ पर R एवरेज मान लीजिए या तो इंस्टेंटेनियस रेट मान लीजिए, इज इक्वल टू लिखोगे, ये रिएक्टेंट है तो साइन माइनस आएगा। यहाँ पर डेल्टा लिखना है, डेल्टा लिख लो, डी लिखना है, डी लिख लो। जब वो कहेगा एवरेज निकालना है तो एवरेज में आप लोगों को डेल्टा लिख के लाना। यहाँ पर N2 कंसंट्रेशन बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू, ये भी रिएक्टेंट माइनस 1 बाई स्टैचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, जो नंबर पहले होते हैं वही स्टैचियोमेट्रिक कोफिशिएंट रखेंगे हम, 1/3। यहाँ डेल्टा H2 कंसंट्रेशन बाई डेल्टा टी हो जाएगा, इज इक्वल टू, प्रोडक्ट में पॉजिटिव साइन लगता है, 1/2 लिखेंगे स्टैचियोमेट्रिक कोफिशिएंट के लिए, और यहाँ डेल्टा NH3 कंसंट्रेशन बाई डेल्टा टी। एग्जाम में आपसे पूछा गया कि फाइंड आउट रेट ऑफ हाइड्रोजन डिसअपियर विथ रिस्पेक्ट टू अमोनिया। क्वेश्चन पूछा गया कि रेट ऑफ हाइड्रोजन H2 डिसअपियर विथ रिस्पेक्ट टू अमोनिया। तो हम जिसकी बात करेंगे उसी को इक्वल में उठाएंगे। उठा लीजिए, पूछा क्या है, रेट ऑफ H2 डिसअपियर विथ रिस्पेक्ट टू NH3 अपीयर, रेट के रिस्पेक्ट में, तो हम लोग कहेंगे -1/3 डेल्टा H2 कंसंट्रेशन बाई डेल्टा T इज इक्वल टू, वहां पर पॉजिटिव की साइन 1/2 डेल्टा NH3 कंसंट्रेशन बाई डेल्टा T। हमें वैल्यू लाना है केवल इतने की, तो क्या लिखेंगे, डेल्टा NH2 कंसंट्रेशन बाई डेल्टा T, निगेटिव साइन है तो निगेटिव लिखे रखो, क्योंकि ये दिखाता है कि ये रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम इंक्रीज करने के साथ डिक्रीज करता है। आगे हम लोग लिखेंगे 3, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, 2/3/2, और यहाँ पर डेल्टा NH3 कंसंट्रेशन बाई डेल्टा। यदि वैल्यू दिया है dNH3/dt की तो वैल्यू रख के आंसर निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं, आपको हम डिस्प्लेन कर देते हैं तो बेहतर रहेगा। ठीक, तो हम लोग एक केमिकल इसी में, क्योंकि इससे न्यूमेरिकल पूछा जाना है, आपको करना है, समझना है इसको, तो एक न्यूमेरिकल हम लोग देख लेंगे। हम लोगों ने कहा एक केमिकल इक्वेशन है, एक गिवन केमिकल इक्वेशन, एक गिवन एग्जाम्पल में एक गिवन केमिकल इक्वेशन 4NH3 प्लस O2 इक्वल टू, प्रोडक्ट के रूप में हम लोग रिएक्शन को बैलेंस करके ही लेंगे हमेशा, तो रिएक्शन बैलेंस उठा करके लेना है आपको, बहुत इधर उधर कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पर 4 मोल ऑफ NO प्लस 6 मोल ऑफ H2 के साथ आपने एक रिएक्शन ली है, यहाँ 5 मोल ले लेंगे, कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा है रेट ऑफ NO अपीयर इज 3.6 इंटू 10⁻³ यहाँ पर क्या कह रहा है, रेट ऑफ NO डिसअपियर, नहीं अपीयर होगा, रेट ऑफ NO अपीयर इज 3.6 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकंड। देन फाइंड आउट रेट ऑफ NH3 disappear and rate of H2O appear। ये आपके पास 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक,
पहला काम कुछ नहीं करना, सीधे उठाना है और अपनी बात को रखना है क्या, एवरेज रेट का इक्वेशन। तो एवरेज रेट का इक्वेशन लिखेंगे आर एवरेज इज इक्वल टू, इक्वेशन आपके पास बनी है, माइनस साइन लगाइए पहले में क्योंकि रिएक्टेंट है, 1/4 डेल्टा NH3 कंसंट्रेशन बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू 1/5 माइनस का, यहाँ पर डी नहीं है, क्या है, डेल्टा हमने लिया है, तो डेल्टा O2 कंसंट्रेशन बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू, इधर भी कुछ दिया हुआ है, इक्वल टू प्लस की साइन के साथ 1/4 डेल्टा NO कंसंट्रेशन बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू 1/6 डेल्टा H2O कंसंट्रेशन बाई डेल्टा टी। अब हमने कहा ये है एवरेज रेट का इक्वेशन। एवरेज रेट इक्वेशन में आपके पास DNO बाई dt यानी डेल्टा NO कंसंट्रेशन बाई डेल्टा T इक्वल टू दिए बैठा है 3.6 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो अब हम क्या करेंगे, पूछ क्या रहा है NH3, तो NH3 विथ रिस्पेक्ट टू क्या ले लेंगे, NO। उठाओ यहाँ से इतना, इक्वल करो, क्या करोगे, इसको पूछ रहा, जिसको पूछ रहा उसको पहले लिखो, -1/4 डेल्टा NH3 कंसंट्रेशन बाई डेल्टा टी, ओके, इज इक्वल टू, यहाँ से आया 1/4 डेल्टा NO कंसंट्रेशन बाई डेल्टा टी। डेल्टा NO बाई डेल्टा टी ही कंसंट्रेशन की रेट दिया है, रेट, तो यहाँ पर रेट ऑफ डिसअपियर दिया हुआ, तो इसका मतलब ये दिया, क्या लिखेंगे, माइनस डेल्टा NH3 कंसंट्रेशन बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, 4/4 DNO कंसंट्रेशन बाई dt मीन्स 3.6 इंटू 10⁻³ 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो आपका रिजल्ट आ गया, यानी कि आंसर आ गया माइनस का DNH3 कंसंट्रेशन बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻³ आगे लिखेंगे मोल पर लीटर पर सेकेंड। फर्स्ट इक्वेशन ए वाले का आंसर यहाँ से आ चुका है, नीचे वाले ए का आंसर। अब हम लोगों ने बी के लिए निकालना शुरू किया, तो बी में किसका है, रेट ऑफ H2O एपियर, रेट ऑफ H2O एपियर, यानी इसका रिलेशन इससे डायरेक्ट ले लो, तो हम लोग क्या करेंगे, 1/6 डेल्टा H2O कंसंट्रेशन बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 हो जाएगा ना। देखिए केवल अभी बता रहे हैं, तो आप लोग क्लियर करते चलिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल्टा NO कंसंट्रेशन बाई डेल्टा टी। हमें नहीं लगता कठिन है, आ गया, क्योंकि यही वैल्यू तो दिया बैठा, हो गया, पुट कर दीजिए, क्या लिखेंगे, डेल्टा H2O कंसंट्रेशन बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू 6/4 आगे 3.6 इंटू 10⁻³ वैल्यू यहाँ से रख दीजिए। जब रख देंगे तो यहाँ से आप काट सकते हैं इसको, चलिए यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3 हो गया, इससे इसको कैंसिल कर दीजिए, डायरेक्ट कैंसिल कर लेते, कोई दिक्कत नहीं थी, तो इसको कैंसिल करते हैं तो 1.8 आ जाएगा, यानी 5.4 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। ओके, तो क्वेश्चन आपको लगाना आ जाएगा जब आप इस फार्मूले को अच्छे से जान लोगे, समझ लोगे। ओके बच्चा, तो हमें लगता है कि ऐसे क्वेश्चन लगाना आपके बस की बात है, कठिन नहीं है। यदि इसी में हम लोग एक क्वेश्चन और दे दें यहाँ पर, तो आप लोग उसको भी सॉल्व कर के दिखा सकते हो। हमने क्या कहा है, क्वेश्चन आपको दे दे रहे हैं, कर लो, क्वेश्चन करना ही जरूरी है, क्योंकि टाइम थोड़ा लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको करना है। हमने कहा एक केमिकल इक्वेशन है, इक्वेशन क्या है, A + 2B = 3C + 2D। एक इक्वेशन है, अगला एग्जाम्पल लिख देते हैं, A +
2b इज इक्वल टू 3c प्लस 2d। ठीक, यहां पर दिया हुआ है रेट ऑफ डिसअपियर ऑफ बी, यानी डेल्टा बी कंसंट्रेशन बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू, उसने रख दिया है 1.0 इंटू 10⁻⁻² मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक, फाइंड करा रहा है। पहले तो देख रहा है कि एवरेज रेट का इक्वेशन लिख दीजिए। तो एवरेज रेट का इक्वेशन लिखना है, इक्वेशन ऑफ एवरेज रेट। यहाँ पर एक नंबर पे आंसर पूछ रहा है, दूसरे नंबर पे क्या है, कह रहा है कि फाइंड आउट रेट ऑफ ए एंड सी, ए डिसअपियर एंड सी अपियर। रेट ऑफ ए डिसअपियर एंड सी अपियर। ओके, तो अब ये क्वेश्चन बनाएंगे पहले हम लोग एवरेज का। तो यहाँ पर लिखेंगे आर एवरेज इक्वल टू, इसी को dx बाई dt लिख सकते हैं। यहाँ पर पहले रिएक्टेंट ये है माइनस, चाहे डेल्टा फॉर्म में लिखना था, एवरेज पूछा तो अब डेल्टा फॉर्म में लिखना पड़ेगा ही, ए कंसंट्रेशन बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू निगेटिव साइन 1/2 डेल्टा बी कंसंट्रेशन बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू, प्रोडक्ट में आएंगे पॉजिटिव साइन 1/3 स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट को रख के लिखेंगे हमेशा, और यहाँ पर डेल्टा सी कंसंट्रेशन बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू, ये भी प्रोडक्ट है पॉजिटिव साइन 1 स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट यानी 2 से डिवाइड करेंगे, डेल्टा डी कंसंट्रेशन बाई डेल्टा टी। आ रहा है, ये है इक्वेशन। पहला आंसर खत्म हो, पहला आंसर खत्म हो। अब सेकंड बी नंबर वाले में चलते हैं। बी नंबर में उसने पहले ए के लिए बात किया, फिर बी के लिए। तो ए और बी का, ए का रिलेशन और सी का रिलेशन किसके साथ, बी के साथ। तो पहले इतना उठा एक साथ, क्या लिखेंगे यहाँ पर माइनस डेल्टा ए कंसंट्रेशन बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस का 1/2 डेल्टा बी कंसंट्रेशन बाई डेल्टा टी। डेल्टा बी कंसंट्रेशन बाई डेल्टा टी की वैल्यू दिया, क्या लिखेंगे माइनस डेल्टा ए कंसंट्रेशन बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू, साइन सहित आप लिख लीजिए 1/2, साइन है, वैल्यू से कोई लेन देन, वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी। हमें साइन रिप्रेजेंट करता है रिएक्शन में रिएक्टेंट है कि प्रोडक्ट है, रेट किसका। यहाँ पर dv बाई dt वैल्यू 1.0 इंटू 10⁻⁻² है, 2। ठीक, चलिए सॉल्व करके ले आइए तो क्या हो जाएगा 0.5 इंटू 10⁻⁻² मोल पर लीटर पर सेकंड। खत्म हो गया। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते थे। बी नंबर में ही हम लोग सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड किसका है, रेट ऑफ सी अपियर। तो रेट ऑफ सी अपियर विथ रिस्पेक्ट टू बी ले लो, जिसका दिया उसके रिस्पेक्ट में। तो हम लोग यहाँ से इसको देखेंगे, क्या देखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा जिसका पूछा उसको पहले 1/3। ठीक, डेल्टा सी कंसंट्रेशन बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू, जिसका दिया हुआ है माइनस 1/2 डेल्टा बी कंसंट्रेशन बाई डेल्टा टी। इसको उठा के उधर ले जाइएगा, डेल्टा सी कंसंट्रेशन बाई डेल्टा टी पूछा है, रेट ऑफ सी अपियर पूछा है। क्या लिखेंगे यहाँ पर -3/2 डेल्टा बी बाई डेल्टा टी की वैल्यू 1.0 इंटू 10⁻⁻²। चलिए सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर डिवाइड करेंगे 1.5 मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 1.5 इंटू 10⁻⁻² मोल पर लीटर पर सेकंड। ओके, बहुत सिंपल है। तो आपको जानना है, इसमें कोई कठिन चीज नहीं थी। ग्राफ व्राफ हम लोग पिछली वीडियो में सब बना चुके हैं, रिपीट करके देख लीजिएगा उसको। आगे का काम करते हैं केमिकल काइनेटिक्स सेकंड पार्ट में ही। हमारे पास अब कह रहे हैं कि रेट मिल गया है सर,
अब हम लोग रेट में डिफरेंट फैक्टर का क्या इफेक्ट पड़ता है उसको देखना है। तो उसको देखने के लिए आप लोग पहले पढ़ेंगे कोलिजन थ्योरी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। कोलिजन थ्योरी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है कोलिजन थ्योरी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। 3-4 बातें आप बता देते हैं, उनको याद रखते हैं। तो कोलिजन थ्योरी, अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी फॉर केमिकल रिएक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल कोलिजन्स आर मस्ट। पहला पॉइंट है अच्छा, मॉलिक्यूल्स के बीच रिएक्शन होने के लिए उनमें कोलिजन का होना मस्ट है। सेकंड बात इन्होंने क्या कहा कि ऑल कोलिजन कैन नॉट रिप्रेजेंट केमिकल रिएक्शन, द कोलिजन रिप्रेजेंट केमिकल रिएक्शंस कॉल्ड इफेक्टिव कोलिजन। सेकंड पॉइंट आपका आ गया। फिर हमने कहा जो इफेक्टिव कोलिजन कर रहेंगे ऐसे मॉलिक्यूल्स को क्या बोलेंगे, एक्टिव मॉलिक्यूल्स। तो हम लोग कहेंगे द मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट इन इफेक्टिव कोलिजन्स कॉल्ड एक्टिव मॉलिक्यूल्स। ये थर्ड पॉइंट हुआ। फोर्थ पॉइंट में आइए, तो हम लोगों ने कहा एक्टिवेशन एनर्जी भी इसमें एक बात आती है। तो हम लोग कहेंगे व्हाट इज द एक्टिवेशन एनर्जी, तो द मिनिमम एक्स्ट्रा एनर्जी प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल्स व्हिच elevate of molecule for chemical reactions called their activation energy। वो मिनिमम एक्स्ट्रा एनर्जी किसी मॉलिक्यूल को, जो मॉलिक्यूल्स को एक्टिव होने के लिए, सक्रिय करने के लिए क्या होगी, रिस्पॉन्सिबल होगी, उसी को हम लोग बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी रिप्रेजेंटेड बाय ई से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे हम लोग इसकी बात करेंगे, थोड़ी देर बाद आएगा ये एक्टिवेशन एनर्जी से लेकर के हम लोग एक पूरा रिलेशन लाएंगे, तो उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। अगली 5th पॉइंट पे चलते हैं। कहेंगे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन नंबर ऑफ कोलिजन पर लीटर पर सेकंड। एक निश्चित वॉल्यूम में 1 सेकंड में नंबर ऑफ कोलिजन जितने ज्यादा होंगे रेट उतना ज्यादा हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये कोलिजन थ्योरी, कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग ही हम लोग क्या करते हैं, इफेक्ट ऑफ डिफरेंट फैक्टर इन रेट ऑफ रिएक्शन। तो अगली हेडिंग है इफेक्ट्स ऑफ फैक्टर्स इन रेट ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट पॉइंट में यहाँ पर है कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन या इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन जैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, कहेंगे इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस, सो नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीजेज, सो रेट ऑफ रिएक्शन आल्सो इंक्रीजेज। कंसंट्रेशन डिक्रीजेज देन वाइस वर्सा इफेक्ट। ठीक, तो यहाँ पर कहेंगे कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज होंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज होंगे। इसी प्रकार से सेकंड पॉइंट पे चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में जब बात करते हैं तो क्या कहेंगे, इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन देन एक्टिव मॉलिक्यूल्स आर इंक्रीजेज, सो नंबर ऑफ कोलिजन आल्सो इंक्रीजेज। अरे हमने ये कहा कि मान लीजिए आप हैं, आपको हम पढ़ा रहे हैं, आपके सर हैं, 2 घंटा आप लगा दिए, कोई फर्क अभी नहीं पड़ा। टेम्परेचर इंक्रीज किए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, कुछ समय बाद एक्टिवेट हो जाओगे, कहोगे मारिएगा मत। तो क्या हुआ, ये टेम्परेचर इंक्रीज करते करते इतना इंक्रीज कर दीजिए मॉलिक्यूल क्या हो जाए, एक्टिव हो जाए। तो एक्टिव हो जाएगा तो कोलिजन कर जाएगा। तो हम लोग कहेंगे कि इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन देन रेट ऑफ रिएक्शन आल्सो इंक्रीज। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, यहाँ पर देखते हैं
इफेक्ट ऑफ प्रेशर इंक्रीज pressure of reaction, then number of effective collision increases, so rate of reaction also increases. Okay, फोर्थ नंबर पे आ जाइए। यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट टर्म जनरली यूज फॉर पॉजिटिव कैटलिस्ट, catalysis term used for generally positive catalysis means in presence of catalyst rate of reaction and rate of reaction also increases because active mass activation energy decreases, so molecule activated. Okay, तो कम एनर्जी पर ही मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। तो एक्टिव मॉलिक्यूल के नंबर बढ़ जाएंगे तो हम लोग कहेंगे कि कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज कर जाएगा। काम हुआ खत्म। आगे चलते हैं, यहाँ पर देखेंगे रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट, व्हाट इज द रेट कांस्टेंट? तो हम लोग कहेंगे लेट ए केमिकल रिएक्शन, लेट ए केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, यहाँ पर रिएक्शन हमने A2P ले लिया, मान लीजिए कह दिया गया कि एट T इक्वल टू 0 टाइम द कंसंट्रेशन इज A मोल पर लीटर। जब हम लोगों ने T इक्वल टू कुछ टाइम ले लिया, उस समय प्रोडक्ट कितना बन गया X, तो A कितना बचेगा, A माइनस X मोल पर लीटर बचे। तो हम लोग ये कह रहे हैं कि इफ rate of reaction is directly proportional to their concentration of reactant, means यदि कहा गया रेट मीन्स dx by dt, अभी पढ़ा चुके हैं, it directly proportional to reactant concentration after t time। यहाँ पर a माइनस x कह दिया गया, तो आगे लिख सकते हो dx by dt इज इक्वल टू के ए माइनस एक्स। आपको कह दिया गया इफ ए माइनस एक्स इक्वल टू 1 मोलर, 1 मोलर मीन्स 1 मोल पर लीटर, देन क्या लिखेंगे, dx बाई dt इक्वल टू के इंटू 1, दैट इज 1। अब जब 1 हो गया तो हम लोग कहेंगे ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। इक्वेशन फर्स्ट इज इंटीग्रेटेड, यदि इसको इंटीग्रेट कर लें तो कुछ काम हो सकता है, छोड़ो इंटीग्रेशन छोड़ दो क्योंकि काम अभी आएगा। क्या कहेंगे, यहाँ पर देखिए फंडा समझिए, रेट कांस्टेंट के लिए के क्या है इसमें, रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट। तो रेट कांस्टेंट यहाँ पर क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट हो गया। कब, जब मोलर कंसंट्रेशन 1 मोलर हो। तो हम लोग कहेंगे यहाँ पर इफ रेट कांस्टेंट इज ए स्पेसिफिक कांस्टेंट इफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज 1 मोलर यानी यूनिटी, then rate constant is equal to their rate of reaction। rate of reaction की बात क्लियर, ठीक। तो बहुत सिंपल हो गया है, ये देखिए यहाँ पर। अब ये जब बात आ गई है तो अब हम लोग डिफरेंट फैक्टर का रेट कांस्टेंट पर भी इफेक्ट देखेंगे। तो हम लोग आगे देख रहे हैं इफेक्ट ऑफ फैक्टर्स इन रेट कांस्टेंट, इफेक्ट ऑफ फैक्टर्स इन रेट कांस्टेंट। तो रेट कांस्टेंट पर इफेक्ट ऑफ डिफरेंट फैक्टर क्या पड़ रहा है, इसको हम लोग देखते हैं और लॉगरिथम के फॉर्म में इसको हम लोग चेंज करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कह रहे हैं इफेक्ट्स ऑफ फैक्टर इन रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट मीन्स यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो पहला इफेक्ट देखेंगे इफेक्ट ऑफ, क्योंकि कभी भी रेट कांस्टेंट सब्सटेंस के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा और कभी नेचर ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड नहीं करेगा। तो हम किस बात पर डिपेंड कराएंगे,
टेम्परेचर चेंज पर, यानी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज के लिए हम लोग देख रहे हैं कि नॉर्मली टेम्परेचर यदि कांस्टेंट रखा जाएगा तो रेट कांस्टेंट ही रहेगा, वो कभी चेंज नहीं होगा। तो हम कहेंगे रेट एट ए फिक्स टेम्परेचर रेट कांस्टेंट कैन नॉट चेंज, बट रेट कांस्टेंट इज डिपेंड ऑन टेम्परेचर चेंज। तो अब हम लोगों ने कहा कि अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस इक्वेशन, ये आर्हीनियस इक्वेशन क्या लिखते हैं? आर्हीनियस इक्वेशन k इक्वल टू ए ई के पावर माइनस ए बाई आर टी, k इक्वल टू ए ई के पावर माइनस ए बाई आर टी। यदि ये ले लिया गया तो ये रेट कांस्टेंट है, ए क्या है? कांस्टेंट, ई क्या है? बेस ई कांस्टेंट होता है, ई है एक्टिवेशन एनर्जी, आर क्या है? रेडबर्ग कांस्टेंट, आर की वैल्यू यहाँ से फिक्स होती है। हमने कितना कहा? यदि जूल निकालेंगे 8.3 इंटू 10, ये चलिए जूल में क्यों, तो यहाँ पर जूल पर केल्विन पर मोल ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से यदि इसकी वैल्यू को हम लोग रख दें तो यहाँ पर हम लोग T1 और T2 टेम्परेचर को अलग अलग यदि मान लिया जाए तो भी हम लोग काम कर सकते हैं। अब हम लोगों ने कहा कि चलिए ठीक है, इसको लाख के टर्म में चेंज करिए। हमने अभी बताया था K इज स्पेसिफिक कांस्टेंट, स्पेसिफिक कांस्टेंट यानी कंडीशन चेंज होने पर कांस्टेंट की वैल्यू चेंज होती है, रिएक्शन टू रिएक्शन चेंज हो जाती है, उसको लाख में उसका लिया जा सकता है। तो इसको लाख के फॉर्म में भी चेंज करना चाहें तो बताइए, लाग बेस ई के हो जाएगा, यहाँ जाएगा इक्वल टू ए भी चेंजेबल है तो हम लोग लिखेंगे इसको लाग बेस ई ए, और यहाँ पर ई तो बेस ही है तो हम लोग डायरेक्ट इसको लिखेंगे माइनस ए बाई आर कर देंगे। अच्छा, इसी को हम लोग लिख सकते थे किस फॉर्म में? एल के फॉर्म में। तो यदि लाख को ही एल मान लिया तो एल के इक्वल टू एल ऑफ ए माइनस ए बाई आर ऐसे लिखते थे। अब हम लोग कह रहे हैं कि बेस ई जो होता है, लाग बेस ई जो है वो क्या है? 2.303 लाग बेस 10 के टर्म में, क्योंकि ई के टर्म में कोई चीज यहाँ पर आप न्यूमेरिकल फॉर्म में यूज करने से कुछ सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो हम लोग यहाँ पर बेस ई को हटा कर बेस टेन लाना चाहिए। क्या करेंगे? 2.303 आगे यहाँ पर लाग बेस 10 के इक्वल टू 2.303, इसको हटा देते हैं हम। यहाँ लाग बेस 10 ए माइनस ए बाई 2, यहाँ पर क्या जाएगा? आर इंटू टी। इक्वेशन मान लीजिए इसको फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट इज डिवाइडेड बाई 2.303 होल और रिएक्शन। तो जब डिवाइड करोगे तो यहाँ से डिवाइडेशन रहेगा तो कट जाएगा, क्या बचेगा? लाग बेस 10 के इज इक्वल टू, आगे आ जाइए, ये भी कट गया, क्या बचेगा? लाग बेस 10 ए माइनस यहाँ पर ए बाई आर इंटू टी, लेकिन डिवाइड है ना पूरे में, तो 2.303 से यहाँ पर डिवाइड करोगे आर इंटू टी लिख लोगे, ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी। जैसे इक्वेशन ये आ जाएगी तो आपका इक्वेशन फिर वही हुआ, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाला यानी स्ट्रेट लाइन, ठीक है, माइनस सी है बन गया, यहाँ स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। तो स्ट्रेट लाइन के लिए ग्राफ बनाना पड़ेगा बच्चा, ये ग्राफ देख लीजिए, क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल बनते थे अब की डेट में, तो ये हो सकता है इक्वेशन पूछ ही जाए, न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि उन्होंने कंफर्म कर दिया है आर्हीनियस इक्वेशन हटा दी जाएगी। तो 30% जो सिलेबस खत्म आपका क्या कर दिया, लेस कर दिया है, उसमें इसको हटाया गया है। कोई बात नहीं, पढ़ना तो भाई है। हम लोग कहेंगे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, यानी ग्राफ खींच रहे हैं किसका? y मान लो लाग बेस 10 के और साथ में 1/t के बीच ग्राफ खींच रहे हैं।
तो ग्राफ खींचेंगे तो हम लोग क्या कहेंगे, ये एम एक्स है और प्लस सी। एम एक्स किसको रिप्रेजेंट करता है, तो हम लोग कहेंगे जो उसका यम होगा वो हमेशा रिप्रेजेंट करता है किसको, स्लोप, ठीक है। और जो ये एक्स सी है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चा, तो हम लोगों ने कहा वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, इंटरसेप्ट। तो ये जो ग्राफ बन रहा है, ये ग्राफ आपका कैसा है, निगेटिव साइन के साथ है ना, तो ग्राफ ऐसे जाएगा, ठीक है। ऐसे ग्राफ निगेटिव साइन है तो ये पीछे की तरफ इसको ऐसे जोड़ेंगे, यहाँ पर बनेगा क्या, इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट इक्वल टू कितना हो जाएगा, पहला पद ले लीजिए, क्या है, log बेस 10a, ठीक। और ये क्या है बच्चा, स्लोप। तो स्लोप इक्वल टू कितना आएगा, माइनस की वैल्यू के साथ है ना ये, तो माइनस क्या लिखोगे यहाँ पर, ये बाई 2.303r, क्योंकि 1/t नीचे लिखा हुआ। तो ये आपके पास फार्मूला आ गया, इस फार्मूले को आपने डिराइव कर लिया, काम कर लिया, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको इसी ग्राफ में आप लोग डिसाइड करेंगे, ठीक। चलिए ये चीजें तो क्लियर हैं, आपकी क्लियर हो जाएंगी, इसको अच्छे से समझ लेना। आगे चलते हैं हम लोग। अब हम लोग देखते हैं इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ा करके, इफ, क्योंकि चेंज इफेक्ट ऑफ फैक्टर देखना है, टेम्परेचर चेंज, इफ टेम्परेचर चेंज T1 to T2 then rate constant K1 to K2, रेट कांस्टेंट कितना हो गया, K1 to K2। तो अब हमारा हम कह देंगे कि यहाँ से इक्वेशन बनाइए पहले T1 के लिए, तो log बेस 10 K1 इज इक्वल टू, यहाँ पर ये कभी एक ही रिएक्शन के लिए ए चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पर ए माइनस क्या लिखोगे, ये बाई 2.303 r इंटू टी, क्योंकि डेरिवेशन आपके सिलेबस में अब नहीं रह गया इसलिए पूरा नहीं करेंगे, लेकिन आपको बता देते हैं कैसे आएगा। फिर दूसरा हम लोगों ने इसको मान लीजिए कि ये आपने इक्वेशन सेकंड मान ली या थर्ड मान ली, जो भी समझ लो, और यहाँ पर log बेस 10 जब टेम्परेचर T2 किया गया तो ये K2 हो गया, log बेस 10 a माइनस ये बाई 2.303 r T2, ये क्या है, इक्वेशन थर्ड बन गई। हम लोग कहेंगे इक्वेशन सेकंड या थर्ड इज डिवाइडेड बाई इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड से इक्वेशन थर्ड को क्या करो, डिवाइड कर दो, या डिवाइड करोगे तो log हमेशा डिवाइडेशन में डिवाइड क्या हो जाएगा, डिवाइड करोगे तो हम लोग कहेंगे माइनस कर दो, माइनस करोगे तो log हमेशा डिवाइड हो जाता है, तो log बेस 10 यहाँ हो जाएगा K2 बाई K1 इज इक्वल टू, यहाँ पर log बेस 10 a बाई a हो जाएगा, a बाई a कट जाएगा, 1 आ जाएगा, log बेस 10 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी, आगे लिख देंगे, ठीक। प्लस यहाँ पर हम लोग आगे देख रहे हैं कि चाहे प्लस लगा लो या माइनस लगा लो, तो यहाँ पर पूरा सॉल्व करने पर ये हटा दो, क्या करेंगे एक साथ इक्वेशन लिखते हैं, तो ये हट गया पूरा, क्योंकि log बेस 10 a बाई a की वैल्यू 1, log बेस 10 1 की वैल्यू 0 हो गया, खत्म हुआ। आगे हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर बचे क्या, ये बाई 2.303, यहाँ पर 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2, खत्म करो इसको, क्या लाएंगे, T2 माइनस T1 बाई T1 T2, ओके। तो ये फार्मूला तैयार रख लेना, कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि T1 टेम्परेचर पर इसका रेट कांस्टेंट इतना है, T2 टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट K2 की वैल्यू को दे दिया है, या दे दिया रेशियो इतना बन रहा है, इतना टेम्परेचर से इतना टेम्परेचर करने पर, तो बताइए उसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी। बहुत सिंपल से क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन कैलकुलेशन बहुत कठिन होंगे, तो आप याद रख लीजिएगा, जान लीजिएगा इसको, ये आपको याद रखना। उसके बाद हम लोग देखते हैं इफेक्ट ऑफ बी नंबर, इफेक्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट,
तो आप देखिए, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट रेट कांस्टेंट एज वेल एज रेट ऑफ रिएक्शन बोथ आर इंक्रीजेज। बस एक सिंपल सी बात याद रखें, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रेट कांस्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन दोनों की वैल्यू क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है। बहुत सिंपल सा आ रहा है ना एकदम। इसके बाद हम लोग आगे रेट कांस्टेंट की कहानी करते हैं खत्म। अब क्या आता है, तो अब हमारे पास है रेट लॉ और रेट इक्वेशन। इसको भी यहीं देख लेते हैं, खत्म करेंगे आज इसको। रेट लॉ और रेट इक्वेशन, ठीक। तो रेट लॉ और रेट इक्वेशन क्या है, तो हम लोग कहेंगे द इक्वेशन व्हिच रिप्रेजेंट रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मीन्स हम लोगों ने एक केमिकल रिएक्शन लिया A प्लस B ऑफ B इक्वल टू C ऑफ C प्लस D ऑफ D, ठीक। तो रेट इक्वेशन बनाना है आपको, तो रेट इक्वेशन एंड रेट आप लिखोगे dx बाई dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हमने कह दिया यहाँ पर A के पावर क्या है, स्मॉल a, और B के पावर स्मॉल b है रिएक्टेंट कंसंट्रेशन के पावर से हमने बात की। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रेट लॉ। तो ये है रेट लॉ। क्या कहा गया, रेट लॉ रेट इक्वेशन, द इक्वेशन व्हिच रिप्रेजेंट रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मीन्स यहाँ पर हम लोग कहेंगे ये रेट लॉ बन गया है। इसी को थोड़ा और बढ़ा दीजिए, dx बाई dt इज इक्वल टू k, a के पावर यहाँ पर a मान लिया गया, b के पावर यहाँ b माना गया। तो ये हम लोग कहेंगे यही रेट इक्वेशन होगी। तो यहाँ लिखेंगे रेट इक्वेशन, ठीक है, हो जाएगा ना। तो इस प्रकार से इसको हम लोग पढ़ सकते हैं। ये रेट लॉ रेट इक्वेशन है। हमने कह दिया कि चलिए ठीक है, ये जरूरी नहीं A और B है, तो आप कह दीजिए कि A पावर 1 है, B के पावर 1 है। जो तुम मानोगे, जो दिया रहेगा उसके हिसाब से समझना, ठीक है। तो यहाँ पर आप काम हो चुका है। अब हम लोगों का इस टॉपिक में दो चीजें बची हैं, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो नेक्स्ट क्लास में मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम लोग कंप्लीट करेंगे। ओके, चलिए, थैंक यू आज की क्लास।